हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने हाजिर हूं मॉडल सेट मैथ का 4 नंबर। इससे पहले मैं आपको 3 तक पढ़ा दिया हूं मॉडल सेट। बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे क्वेश्चन सिलेक्टेड था और इस वीडियो में एकदम सिलेक्टेड वाला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा आपसे, अगर आपका 30 में 25 भी अगर बन गया बेहतर तरीके से, तो समझना कि आपका तैयारी बहुत ही बेहतर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड किया हुआ है और क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का किया हुआ है। मतलब ज्यों के त्यों नहीं है, जो ऑप्शन में किताब में मिलता है ना, मैं थोड़ा सा उसको उल्टा पुल्टा इधर उधर ओल झोल किया हूँ। ठीक है, तो आप ओल झोल मत होइएगा, दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करेंगे और इन सभी को बनाएंगे। ये मॉडल सेट सभी स्टेट के लिए हो, लेकिन है यहाँ पे हिंदी मीडियम, हिंदी में ही सवाल लिखा हुआ है, इंग्लिश में सवाल नहीं, हिंदी में सवाल है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट के हो, आप सभी के लिए ये मॉडल सेट बहुत ही बेनिफिट करेगा। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे और सभी सवाल को सही जवाब आप बनाओगे। अगर गलती बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको सही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप जितना सही बनाओगे नीचे कमेंट जरूर करना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल यहाँ पे है, जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके इस सवाल को, कि 16 का वर्गमूल और 4 का वर्ग का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। सवाल बोलता क्या है? 16 का वर्गमूल और 4 का वर्ग का गुणनफल। तो 16 का वर्गमूल यानी कि जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे अरेंज करेंगे। 16 का वर्गमूल मतलब ऐसे है ना, वर्गमूल ऐसे बोलते हैं। और 4 का गुणनफल मतलब 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग है, गुणनफल तो यहाँ पे गुना कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। और इसका स्क्वायर 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो आपका बिल्कुल आंसर सही क्या होगा? 64 जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आप सही बनाए होंगे, है ना। ऑप्शन हमारा सी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाग दिया हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे ना कुछ में छोटा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर थीटा होगा, जो कि लगता है डिलीट हो गया है। स्क्वायर थीटा यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं? देखो यहाँ पे भाग दिया है तो कैसे बनाएंगे? तो क्या दिक्कत है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भाग है ना, भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, भाग को हम ऐसे बटा लिख सकते हैं। यही भाग को ऐसे लिख दिया गया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो जानते हैं जी कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस बाय साइन कॉट होता है ना, तो स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओके, चलिए सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है। यहाँ देखो कुछ छोटा हुआ, यहाँ पे 5 है। तो सवाल हमारा कुछ इस तरह है कि कॉट ए बराबर 12/5, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कलम कॉपी निकाल के बैठे हैं और आप जिस तरह से प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, और तो आपके इसमें 60 क्वेश्चन तो नहीं है, 30 क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन पे मत जाइए, परसेंट पे जाइए, आप कितना परसेंट सही बनाते हो। ठीक है, क्वेश्चन 10 ही हो चाहे 5 हो, लेकिन परसेंट अगर 100 का 100% बनता तो बहुत अच्छी बात है, 90% बनता, 80% बनता तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए परसेंटेज पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान मत देंगे। ठीक है, तो चलो 60 क्वेश्चन लाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। तो कॉट थीटा, कॉट ए बराबर क्या दिया? 12/5 दिया। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट बराबर होता है क्या? कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, ये होता है ना, आधार बटा लंब होता है। तो हमको कर्व निकालना पड़ेगा एच। कैसे निकालेंगे? तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना, बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर, 12 का 144, 5 का 25 होता है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 169, जो कि किसका है? ये 13 का है ना, 13 का है, 3 एकम 3 3 9, हाँ 13 का स्क्वायर है 169। ओके, तो हमारा एच आ गया। अब इस पे वैल्यू हम सेट कर लेते हैं। तो साइन ए, साइन बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? 12 है ना, सॉरी, लंब हमारा 5 है और कर्ण कितना आया? 13 आया, प्लस कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 12 है, कर्ण हमारा 13 है। ये तो हो गया। चलो कॉसेक बराबर क्या होता है? साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटा लंब, लंब कितना हमारा है? 5 है। अब इसको बनाते हैं तो 13 एलसीएम ले लेंगे, 12 5 17 हो जाएगा जुड़ के, और ये 13/5। तो 13 गया काम से, 17/5 यहाँ पे आ गया। क्लियर है? आंसर क्या आया? अभी हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर है? 3 सवाल अब कब बन गए यहाँ पे। चलो सवाल देखें कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, 35,828
और HCF दिया हुआ 26, तो उनके एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF, ये ना फॉर्मूला होता है जी। तो दो संख्या का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया है, आपको HCF भी दिया हुआ, LCM निकालना है। तो LCM निकालने की क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे और HCF जो नीचे चला जाएगा नीचे, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा HCF। अब इसको लिख लेते हैं, इन दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 35,828 दिया हुआ, ठीक है। और ये दिया हुआ है 26, तो 26 से इसको काटना पड़ेगा। तो 26 से आप काट दो, इसको जब 26 से डिवाइड करेंगे ना, 26 से डिवाइड कीजिएगा तो 1378 आ जाएगा, 1378 आ जाएगा, 1378, यानी कि आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। इसको भाग कर लीजिएगा, मेथड वही है, भाग कर लेना, ठीक है। आंसर हमारा सी हो गया। अगला सवाल देखो, निम्न से कौन, ओहो सॉरी यहाँ पे कौन की जगह ऑन लिखा गया, ठीक है। निम्न में से कौन संपूरक कौन कहलाते हैं, ठीक है ना। सवाल बहुत अच्छा है। संपूरक कौन कौन कहलाते हैं, कोनों का योगफल अगर 180 डिग्री हो तब, या कोनों का योगफल 135 डिग्री हो तब, या कोनों का योगफल 75 डिग्री हो तब, या कोनों का योगफल 90 डिग्री होता हो। तो संपूरक और पूरक पढ़े होंगे आप, तो पूरक पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह पढ़े हैं ना, तो वो पूरक होता है, दो कोनों का जोड़ पूरक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है समपूरक, तो हमारा क्या, कोनों का योग 180 डिग्री, यानी कि दो कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, समपूरक बोलेंगे। और अगर दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे पूरक, याद रखेंगे, ठीक है। समपूरक और पूरक में ये डिफरेंट है। चलिए देखो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, इस तरह से फिगर बना हुआ है PQR, ठीक है। और दे रहा क्या, PQ 6 सेंटीमीटर दे रहा, QR दे रहा 8 सेंटीमीटर, तो बोलता है ये PQR जो ये है 90 डिग्री, तो बोलता है क्या PR। अब बोलो PR कैसे निकालेंगे, इजी सा है ना, PR निकालेगा। लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, करने कैसे निकालेंगे, तो PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का ओवर रूट, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का। 6 छक 36, 8 8 64, इसका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 किसका वर्गमूल कितना होता है जी, 10 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, बिल्कुल यहाँ पे एकदम राइट आंसर हमारा हो गया, है ना। सी जो क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर सी। चलो ठीक है, अगला सवाल, ये देखो सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखो यहाँ पे कुछ छूटा है। चलिए तो देख रहे सवाल क्या दिया हुआ, x से प्लस वाई बराबर 25 है, y बराबर 2x है, तो x का वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको चलो हल करते हैं। और आप लोग वीडियो को रोक करके हल कर लेना, ठीक है, जो बाद में देख रहे हैं। तो चलो, तो पहले क्या है, x से प्लस वाई का ओवर रूट है, और किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो पहले तो दोनों क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, दोनों को वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या कट जाएगा हमारा, x से प्लस वाई का ओवर रूट, इसको भी कर देंगे वर्ग और 25 को भी कर देंगे वर्ग। तो इसका क्या होगा, वर्ग से रूट खत्म, x से प्लस वाई बराबर 25 का कितना होगा, ये वर्ग 625। और यहाँ पे y बराबर 2x दिया हुआ है, y बराबर 2x दिया हुआ है जी, ठीक है। तो हम y का वैल्यू यहाँ पे है 2x, यहाँ पे रख लेते हैं 2x। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन मिस्टेक था जी, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पे अंदर में होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखाया गया था, छूट गया था शायद। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर तो ऐसे ही अंदर ही रहेगा। मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ये स्क्वायर अंदर ही रहेगा ना। तो इस स्क्वायर से तो रूट कटेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवर रूट बराबर 25 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 2x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो स्क्वायर यहाँ पे ऐसे बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, ओके। तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, y के जहाँ पे 2x मैंने रख दिया तो स्क्वायर हो जाएगा 625। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर बराबर 625 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 625 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या गया, 125 का, और एक्स निकालेंगे तो 125 का ओवर रूट आ जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर हमारा सी में दिख रहा है, ठीक है, सी यहाँ पे सही। तो सवाल कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, यहाँ पे टाइपिंग में शायद छूट गया था लगता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अंदर होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा अंदर से। चलो ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बोलता है क्या है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है
तो x और उसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर x एक अभाज्य संख्या, कोई संख्या है अभाज्य संख्या x है, तो x और उसकी क्रमिक संख्या मतलब क्रमिक मतलब x के बाद, जैसे कि एक अभाज्य संख्या 2 है तो इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, कोई सॉरी अब 2 तो अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या लेते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं कि जैसे कि हमारा है 3 लेते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 5 होगा। तो क्रमिक यहाँ बोला जाए मतलब इसके बाद, जस्ट इसको बाद क्रमिक, इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो एक संख्या जैसे कि बोलते हैं ना a और b 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, a को b से गुना करते हैं, बोलते हैं यही हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पे एक से एक अभाज्य संख्या है और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम मतलब इसके बाद, तो x के बाद क्या होगा, x+1 होगा, x के बाद मतलब क्रमिक के मतलब हो रहा x के बाद, तो x के बाद x+1 कोई संख्या हो, क्रमिक मतलब उसके जस्ट बाद, तो एक ही तो जोड़ेंगे तो जस्ट बाद होगा। तो ये संख्या और ये संख्या और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगा, है ना, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक से ही आएगा, क्योंकि ये संख्या है और इसके बाद ये संख्या है, तो इसका एलसीएम तो यही आएगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा आंसर से। जैसे कोई अभाज्य संख्या ले लिया मैंने 3, इसके बोलो जस्ट बाद, क्रमिक मतलब जस्ट बाद, तो हम ले लेते कितना 4, तो गुना तो 4 × 12 ही तो होगा एलसीएम, तो हमको पता नहीं कौन संख्या यहाँ पे, इसलिए हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर हमारा सी हो गया। सवाल देखो यहाँ पे 3x³ है, ठीक है, प्लस bx² है प्लस cx प्लस d, त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक है, का एक शून्यंक शून्य है, एक शून्यंक क्या है शून्य है, तो अन्य 2 शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में शून्यंक कौन कौन होता है आपको पता है, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। एक शून्यंक शून्य है, एक शून्यंक शून्य है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है। अगर देखा जाए बोला ना गुणनफल, तो पहले किसी 2 का गुणनफल करते तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और देखो अब कोई संख्या किसी एक को शून्य मान लेते अल्फा बराबर 0 है, मान लेते बोला ना कि एक शून्य शून्य है, किसी एक को शून्य मान लेते, तो इसमें अगर अल्फा की जगह 0 और बीटा हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी 0 और y लिखेंगे, गामा लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा बीटा और गामा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है ना, तो यहाँ पे भी c/a ही रहेगा, c/a आंसर हमारा क्या होगा बी। और ऐसे भी जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी c/a के ही बराबर होता है। जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 यही ना बचा, एक शून्यंक बोला ना, अन्य 2 शून्यंक, तो 2 शून्यंक, एक हमारा बीटा शून्यंक हो गया, एक हमारा गामा शून्यंक हो गया, तो 2 शून्यंक का गुणनफल क्या होगा, c/a हो गया। क्लियर है, सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगला सवाल है, देखो दिया हुआ है स्क्वायर है जी, यहाँ पे स्क्वायर तो मिस्टेक हो गया, बहुपद दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 32 का मूल शून्य हो, मूल हो, किसका मूल है, यदि अल्फा तथा बीटा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा तथा बीटा होना चाहिए, यदि अल्फा तथा बीटा, ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद का जो है मूल जो है, अल्फा बीटा जो है इस द्विघात बहुपद का मूल्य हो, तो शून्यंकों का योग और इनके गुणनफलों का योग ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग क्या होता है, -b/a, है ना, तो b कितना हमारा 2 है, तो माइनस मतलब -2, और गुणनफल क्या होगा c/a, c कितना है हमारा 32 है, तो 32 और a कितना है 1 है। अब बोलता कि इनके शून्यंकों का योग तथा इनके गुणनफलों का योग, इनके गुणनफल का योग ज्ञात करना, मतलब कि शून्यंकों का योग और इनके गुणनफल का योग निकालना, ये निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा। तो शून्यंकों का योग कितना आया, -2 आया, और गुणनफल कितना आया +32 यहाँ पे, तो घटा देंगे कितना जाएगा 30 आ जाएगा। फिर हमारा आंसर क्या हो गया, सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्या बोल आगे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ने प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में एक बंदा जो है 1 घंटा, दूसरा बंदा 3 घंटा, तीसरा बंदा 5 घंटा समय लेता है, मतलब एक चक्कर लगाने में। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय, मतलब कितना समय लगेगा, जो तीनों जो उसी बिंदु पर जाके मिलेगा। तो जाहिर सी बात, जो ये बंदा 1 घंटा में दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा, तो ये 5 घंटा में दौड़ रहा, तो बंदा 5 घंटा में एक चक्कर लगाएगा, और ये बंदा जो है 1 घंटा में एक चक्कर कटेगा, मतलब कि इस 5 घंटे एक चक्कर कटेगा 5 घंटा में, और ये 5 घंटा अगर दिया जाए इसको तो 5 चक्कर काट लेगा, है ना। तो इस तरह से 3 भी कुछ ना कुछ करेगा, 3 तो जाहिर सी बात है कि इससे 3 बार तो घूम ही जाएगा, तो चौथा बार घूमेगा, तो कितना टाइम लगेगा, कितना घंटा लगेगा कि ये दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इन तीनों का आप जो नहीं निकालना एलसीएम, क्या निकालना
एलसीएम निकालना, ठीक है। तो कितना एलसीएम होगा, 5 15 हमारा एलसीएम होगा, आंसर हमारा डी, ठीक है ना। चलो, कौन इनमें से कौन सी भाज्य संख्या और विषम संख्या है, अच्छा मतलब भाज्य भी है और विषम भी है, ये संख्या बताना, इनमें से कौन संख्या जो भाज्य भी हो और विषम संख्या भी हो। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे दिया है। तो पहले तो चुन लो विषम संख्या कौन कौन है। तो ये 29 विषम है, विषम है, विषम है, और ये तो हमारा सम है, तो ये तो पहले होगा नहीं सी आंसर। फिर भाज्य भी होना चाहिए, भाज्य मतलब किसी ना किसी पहाड़ा से कटना चाहिए, 0 और खुद को छोड़कर किसी न किसी पहाड़ा से। तो 29 तो किसी से कटता नहीं है फिलहाल, 17 भी कटता है, 0 और 1 से अब खुद और 1 से कटता है, तो 25 ही यहाँ पे है जो भाज्य भी और विषम संख्या, ठीक है। चलो अगला सवाल है, देखो सवाल बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 1/1/a पर पावर n मान निम्न में से कौन होगा, इसका मान अगर इसको हल करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं इसका वैल्यू मैं बहुत बार बताया हूँ कि कैसे करते हैं जी। जब 1/a पर पावर n है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो a पर पावर n हो जाएगा, और n क्या है यहाँ पे प्लस, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर बन जाएगा माइनस में, a पर पावर -1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा, बी जो यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर, जैसे सवाल ऐसे दे दे x पर पावर -1, अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा, तो ये -1 है, ये पावर ये हो जाएगा प्लस में, तो एक तो पावर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। अगर x पर पावर दे दे आपको 2, तो इसको उल्टे क्या होगा, x पर पावर 1/x पर पावर 2 हो जाएगा। अगर 1/x पर पावर दे दे आपको -3, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 हो जाएगा। तो ये याद रखें, मतलब जब भी ऐसे रहे इन्वर्स में, तो ऊपर जाने पे निशान जो है इसका धन ऋण धन ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसका हल बताइए कितना हल होगा। तो इजी से सवाल आप जानते हैं यहाँ पे किसका इसका हल कितना होगा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो हम निकालते हैं a1/a2 जानते हैं ना, तो a1 कितना है, -1 है, और a2 कितना है, -3 है। तो 1/3 आ गया, क्योंकि माइनस कट जाएगा। और b1/b2 निकालते हैं, तो b1 कितना है, 4 है, और b2 है -12, 3 चौक 12, 4 12, 1/3, लेकिन है माइनस में। तो ये हमारा आया प्लस में और ये आया माइनस में। क्या आपस में बराबर है, कतई नहीं बराबर, कभी बराबर हो ही नहीं सकता है ना, कभी बराबर नहीं। जब बराबर नहीं होगा तो इसका जो बनेगा ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा। शुरू में जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी बनेगा, यानी कि केवल एक हल होगा, एकल हल होगा। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, एकल हल होगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो सवाल दिया हुआ है, a का मान लिखिए जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है 10x + 5y = a-5। ये देखो, ये a में है, ये b है, ये पूरा c है, ठीक है। और दूसरा है 20x + 10y - a = 0। अगर इसका अनगिनत हल हो तो ये का मान निकले। अनगिनत हल मतलब क्या समझते हैं, अनगिनत हल मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर, तब तो अनगिनत होगा। तो a1 यहाँ पे कितना है देखो। अच्छा, ये एक बात ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो c है ये a-5 इधर है बाएं तरफ, तो आप इसको भी बाएं तरफ ले जा सकते हो। तो इसको जब बाएं तरफ ले जाएंगे तो ये -a इधर जाके +a बन जाएगा, यानी कि समीकरण ये क्या हो जाएगा, a बन जाएगा यहाँ पे इधर बाएं तरफ जाके। तो देखो a1 कितना हमारा 10 है और a2 कितना है 20 है। रियल में बराबर है क्या, हम देख लेते हैं। b1 कितना है 5 है और b2 कितना 5, बिल्कुल ये दोनों आपस में बराबर होगा, 1/2 1/2। और ये किसके बराबर है, ये देखो पूरा हमारा c है ना, a1 a-5 पूरा c है, और इधर a कितना है, इधर तो c की जगह पे a ही दिया हुआ है ना, c इस c की जगह पे a-5, और यहाँ c1 की जगह पे इतना है, c2 की जगह पे a है, हो गया। अब ये आपस में क्या है, बराबर है। तो आप मतलब कि आपस में बराबर है, मतलब समझ रहे ना, किसी एक को लेकर इन दोनों से हल कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 यानी कि 1/2 a-5/a, तो क्रॉस गुना करेंगे तो a बराबर क्या होगा 2a - 5 दूना 10, ठीक है। अब इस a को उधर ले जाइए, इसको उधर लाओ, जैसे भी कर लो, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा a - 2a बराबर -10। तो कितना हो जाएगा, जब घट के कितना आ जाएगा -a हो जाएगा ना, घट के इन दोनों घटाएंगे तो -a हो जाएगा, इधर -10 तो कट गया। तो a बराबर कितना आ गया 10। आंसर हमारा क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सी जो है राइट आंसर है। चलिए तो अब अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ गया इजी से, चूँकि पहले बोल दिया कि इसके अनगिनत हल, तो हम भी अनगिनत हल के तरह ही लेंगे। 0 और 50 के बीच
सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं की संख्या क्या हो गया। मतलब बहुत अच्छा खेल खेल रहा आपसे, है ना, कि 0 और 50 के बीच कितनी संख्या जो सम भी है और विषम भी है। तो 0 और 50 के बीच 25 संख्या सम भी है, 25 संख्या विषम है, यानी कि टोटल 85 संख्या है। जाहिर है 0 और 50 के बीच, है ना, 0 50 के बीच देखा जाए तो 25 सम भी होता है, 25 विषम होता है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखो, ये देखो सवाल देख क्या बोल रहा, ये दिया हुआ है आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 के प्रथम पद ज्ञात करना है। अच्छा प्रथम पद तो फिर इजी हो गया ना, प्रथम पद बोला जा रहा, तो प्रथम पद तो जो शुरू वाला है फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सारे में अंतर बोलते तो क्या करते हैं, 1.7 में से 0.6 क्या करते, घटाते 1.1 आता है। सारे में अंतर बोलता तब, या तो 3.9 में से 2.8 भी घटाओ तो इतना ही आंसर आने वाला है। सब सारे में अंतर बोलेगा तब, लेकिन यहाँ पे प्रथम पद बोला गया तो बहुत आसान सा ये सवाल हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल, ये देखो सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे सवाल ये ना स्क्वायर ग्रुप में है, ठीक है। ये देखो सवाल ऐसे है, लगे स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका बोलता मूल होंगे, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और क्यू को इधर भेज देंगे तो माइनस जाके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। फिर जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर को जब उधर भेजिएगा, ये स्क्वायर इधर जाकर क्या बनेगा, ओवर रूट बनेगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, क्यू बाई ए पी का होल स्क्वायर, क्योंकि सभी पर स्क्वायर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट गया काम से, तो ये प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा ना, प्लस माइनस रहेगा क्यू बाई ए पी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में जो है देखने को मिल रहा है। क्लियर है। चलिए इसी तरह सवाल आपको देखने को मिलेगा इम्तिहान में, किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया हुआ जी और उसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो इजी सवाल यहाँ पे आपको मैं बनवाया हूँ, ये सवाल 1-2 बार शायद। ये देखो सवाल दिया हुआ पी क्यू आर मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, और इसका दिया हुआ 0 4 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ 0 0 है ना, और ये दिया हुआ 3 0। क्या बोलता है, परिमिति निकालना। परिमिति क्या होता है जी, त्रिभुज कोई भी आकार हो उसकी अगर परिमिति निकालना हो तो उसकी जो भुजाएं हैं ना, उसकी जो भुजाएं, उन भुजाओं का जोड़ देना। जो भुजा की जो लंबाई है, जिस तरह के भी आकार बना हो तो उन सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा तो परिमिति निकल जाता है। यहाँ पे 3 ही आकार है तो हम भुजा की लंबाई कितना भी ज्ञात करेंगे ना, तो ये पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू की दूरी है ना, फॉर्मूला जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो घटा लीजिए, 0 में से 0 घटाएंगे, इधर से इसको अगर x1 मानेंगे तो हमारा x2 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और क्या होगा 4 माइनस 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको हल करें, देखो ये तो खत्म हो गया 0, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा। चलिए ये हमारा पी क्यू निकला। अब क्यू आर निकालते हैं, तो क्यू आर भी देखो 0 में से 3 घटाएंगे और ये 0 में से इसको घटाएंगे, तो y1 y2 घटाने से कोई फायदा तो है नहीं, चूँकि 0 आ जाएगा, तो x1 में से x2 ही घटा लेते हैं, 0 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, और चाहो तो लिख लो यार y माइनस लो, हो गया। तो क्या जगह इसका 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, और 9 का मतलब 3 ही निकलेगा, है ना। और फिर क्या है, पी आर निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 0 माइनस 3 का स्क्वायर है ना, प्लस 4 माइनस 0। देखो ये 0 में से 3 घटाएंगे और 4 में से 0 घटाएंगे, स्क्वायर, तो कितना गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना जाएगा इसका 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो तीनों का हमको लंबाई पता चल गया, एक का आया था 4, एक का आया था 3, एक का आया था 5। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना, 5 4 9 3 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल बोलता है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, यानी कि एक खंभा खड़ा है और जमीन पे छाया बन रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना कब, जब एक खंभे की छाया की लंबाई, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई, यानी कि खंभे की लंबाई मान लें 1 से है और छाया की भी लंबाई वही है, सेम लंबाई है दोनों कम, तो बोला कि उन्नयन कोण निकालना, उन्नयन कोण मतलब नीचे का कोण। तो अब इसको हम टैन से ही लेते हैं जी, टैन लीजिएगा तो क्या होगा, लंब बटा आधार, क्योंकि ये भी लंब भी हमारा 1 से, आधार भी 1 से, तो काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो टैन थीटा बराबर 1, और 1 किसके बराबर होता है, 1 बराबर होता है टैन 45 डिग्री, है ना। टैन से टैन गया तो थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री।
तो 45 को तो यहाँ पे देखो कैसे दिया हुआ है, ये रेडियन में दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसको चूँकि 45 लाना है तो क्या करेंगे, π/4, चूँकि π/4 को हल करेंगे, देखो पाई का वैल्यू 180 यहाँ पे लेंगे और ये 4 है, काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 25 45 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π/4, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फिर सी हो गया, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा π/4। क्लियर है। चलिए अगला, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दे दिया है तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। वृत्त के सिरों का व्यास, एक वृत्त है, ठीक है, अब इसका सिर कहाँ है, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा सिर, तो इसका सिरों के वृत्त के व्यास के सिरों, तो व्यास मान लेते ये व्यास है ना, ये मान लेते व्यास हमारा है, मतलब पूरा क्लियर दे रहा है वृत्त का व्यास है, और उस पर जो एक मतलब उस पर जो बिंदु दिया हुआ है, निर्देशांक जो दिया हुआ है, इसको नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बताता हूँ, इसको आप नहीं भी करेंगे, ऐसे सिर्फ आप गोल कर लेते हैं, तो ये व्यास होता है, और इसका निर्देशांक दे रहा 4-2, और यहाँ पे दे रहा -4-2, तो बोलता यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे केंद्र बनेगा वो, तो वही बोलता है केंद्र का निर्देशांक। तो बीच की दूरी है ना, ये क्या है, बीच का निर्देशांक निकालने बोल रहा, तो कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही तो करते हैं ना। तो चलो x1 कितना है 4 है, x2 कितना है -4 है /2, तो घटा लेंगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा फिर, तो 0/2 यानी कि क्या आ गया 0 आ गया। फिर y1 देखें तो -2 + 2/2 है ना, y1 - y2/2, तो 0/2, ये भी क्या आ गया 0। तो आंसर हमारा क्या, मूल बिंदु आ रहा यानी कि सी आ रहा, 0 0 आ गया, ठीक है। केंद्रक का निर्देशांक कितना आ गया 0 0 आ गया, यानी कि दो बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने जानते हैं ना, उसी तरह से इस सवाल को थोड़ा सा घुमा करके आपको दिया गया है। चलिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज, पहले जाने की चक्रीय चतुर्भुज कहते इसको है, किसी वृत्त के अंदर बने हुए चतुर्भुज को जिसका शीर्ष है, चतुर्भुज का जो शीर्ष है वृत्त को स्पर्श करता है, शीर्ष जो है वृत्त को स्पर्श करता है, तो वो चतुर्भुज कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज चाहे जैसे भी हो, चक्रीय चतुर्भुज चाहे जैसे भी, ऐसे भी रहेगा ना, ऐसे भी रहेगा, तो वो भी कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ होता है 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे पूरा सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख मतलब इसके सामने ये कोण, तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो फिर आंसर कितना हो गया, हमारा एज हो गया वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो एक सवाल ऐसे भी आता है कि सम्मुख चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो 360 क्लिक करना, और अगर बोलता सम्मुख कोणों का योग, तो फिर सम्मुख कोणों का योग मतलब 180 डिग्री होगा, दोनों कोण का जोड़ मिला करके। चलिए अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ये देखो, ये है इस तरह से, यहाँ पे केंद्र है, इस तरह से बना हुआ है, तो इसका जो इस तरह से नहीं दिया हुआ है, इसका फिगर कुछ इस तरह दिया हुआ, देखिए ये है एक त्रिभुज है, और यहाँ पर इस तरह से किया हुआ, आपके इम्तिहान में आया हुआ सवाल ये सब है ना, देखिए। और ये जो ना 4, इधर 4 है, ये 8 है, इसका नाम ST है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ST जो है वो समांतर है QR का, ST QR का क्या है, समांतर है। ये है x से -4 और ये है 3x से -11 है, ठीक है, ये है। तो x का वैल्यू निकालें, तो जब ये समांतर हो गया है, जब समांतर होता है त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो अब इसके जो भुजा, इसके जो अनुपात के, इसका जो भुजा होता है उनके अनुपात के बराबर होता है ना, इसके जो भुजा होता है, यानी कि हम PS/SQ बराबर PT/TR हम लिख सकते हैं। तो PS कितना है 4 है, और SQ कितना है, देखिए x से -4 है, और PT कितना 8 है, और ये 3x से -11 है। तो गुना कर दीजिए इसको, तो इसको गुना करें, क्रॉस गुना कर देते हैं, 4 × 12x -11 चौक 44, और इसको गुना करते इधर से, तो 8x -8 चौक 32। अब क्या करेंगे, सबको इधर लाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है, 12x से और -8x हो जाएगा, प्लस इधर आके, चलिए ठीक है। अब ये जो -32 लिखा है उसको उधर ही रखते हैं, 44 को उधर भेजते हैं, तो माइनस में जाके क्या बनेगा 44 प्लस बन जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और यहाँ घटाइए तो कितना है, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, देखिए 4 × 12, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तब तो इसका आंसर हमारा 3 आ गया, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। शायद क्वेश्चन ही कुछ इस तरह था, और बिना सोल्व किया मैं इसको लिख लिया। तो देखिए अभी जब यहाँ पे सोल्व किया जा रहा तो 3 आ रहा, तो इसमें तो यही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर आंसर हमारा यही आना चाहिए PS/SQ और PT/TR। तो
तो 4/x-4 लिख देंगे और 8/3x-11 लिख देंगे। तो क्रॉस गुना करके देख लेते हैं, 4 12 -11 चौक 44, ठीक है ना। इधर 8 को x करेंगे 8x और 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 8x को इधर लेके आएंगे तो माइनस बन जाएगा और 44 को इधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो घट के कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा घट के, और ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। 44 में से 32 घटेगा तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 4 3 12, तो x का वैल्यू कितना हमारा फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोलता है, ये देखो इसका फिगर दिया हुआ है जो मैं पहले दे रहा था, इसका फिगर ही कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये दिया हुआ है ये, और यहाँ से एक यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से इस तरह त्रिज्या खंड है और यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये O है। तो बोलता है क्या कि BAC, यहाँ पे नाम दिया हुआ है ABC, तो BAC इसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री है ना, ये वाला BAC, ये वाला कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बोलता है OBC निकालना, OBC क्या निकालना है, OBC निकालना है ना, OBC यहाँ पे इसका कोण निकालना हमको। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो ये दिया हुआ है ना, तो हमको बोल रहा OBC ये निकालना, ये कोण निकालना हमको, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले ये निकालना पड़ेगा, और ये दोनों क्या त्रिज्या है, आप जानते हैं त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त त्रिज्या जो है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये दोनों तो खैर एकदम बराबर है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं ये कोण BOC निकालते हैं, BOC ये कितना डिग्री वो निकालते हैं। देखो यहाँ पे है 60 डिग्री, इसका जो ये कोण होता है ना, ये दुगना होता है, 60 का इसका दुगना ये कोण होता है, ये जो कोण होता है ये दुगना होता है। तो जब दुगना होता है तो 60 है वो, तो दुगना मतलब 120 डिग्री कोण हो गया। ये देखो इस तरह समझो, OBC ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो 180 डिग्री टोटल कोण होता है 180 डिग्री, है ना। तो हमारा कितना बच गया 120 तो निकल ही गया, तो बचा 60। अब आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको पता है जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होता है। तो अब तो बचा है 60, अब 60 में ये दोनों बांटेगा ना, तो अब जब बांटेगा तो कितना कितना बटेगा 30-30 बटेगा, है ना जी, 30-30 बटेगा। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या है। तो इजी से सवाल है, परिधि और व्यास का अनुपात। देखो यहाँ पे कुछ एब्सेंट, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, गायब हो गया लगता है। परिधि और व्यास का अनुपात, तो वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, 2πr निकालते हैं, और व्यास कैसे निकालते हैं, वृत्त का व्यास 2r ऐसे निकालते हैं ना। वृत्त की परिधि मतलब 2πr और व्यास यानी कि 2r, तो 2 से 2 खत्म, r से r खत्म, तो पाई अनुपात 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। वो पाई वहाँ पे लिखाया था लेकिन पता नहीं अपने आप कैसे हो गया। चलो ये देखते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोला है और कितने गोले बनाए, तो गोला का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना चाहिए, यानी कि भुजा क्यूब होता है, सॉरी गोला है ना, तो 4/3πr³ होता है। क्या होता है 4/3πr³। जब भी बोले कितना संख्या बनाए, कितना पीस बनाया जाएगा, तो जो पहले गोला था या जो को पहले समान था उसका आयतन, और जो बन रहा उसका आयतन में क्या करना, डिवाइड कर देना, ठीक है। जो बन रहा उसका आयतन में डिवाइड कर देना। तो ये दोनों खत्म। तो खाली आर का यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, आर का ही डिफरेंट है, 3 × 3 × 3, और यहाँ पे 1 × 1 × 1। तो ये 3 3 9 27 हो गया, 3 3 9 होती है 27, क्योंकि एक का तो कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए ये दिया हुआ है बहुत अच्छा सवाल, ये जो दे रहा आंकड़ा बहुलक और माध्यिका का योग निकालना है, यानी कि समझ रहे हो ना, बहुलक, इसका जो बहुलक क्या होगा और माध्यिका क्या होगा, और ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो पहले देखते हैं बहुलक, तो बहुलक में जो ज़्यादा बार आता है, रिपीट जो होता है, 5 5 5, ये आ रहा ज़्यादा बार, है ना। तो हमारा बहुलक कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। अब देखते हैं माध्यक कितना आता है, तो इसका बहुलक तो हमारा 5 आ गया। माध्यक कैसे निकालते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं आरोही या अवरोही में। तो चलो अरेंज करते हैं, 1 फिर 1 हमारा है, चलो 2 कितना बार, 1 बार 2 बार है, 2 2, 3 कितना बार, 1 बार 2 बार, 3 3, 4 1 बार 2 बार, 5 तो 1 2 3 बार है, टोटल गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब हमको निकालना माध्यिका, जब भी निकालने बोलेगा तो फिर दाएं तरफ से और बाएं तरफ से छाट लेना।
तो इधर से टोटल 11 पीस है, तो 1 2 3 4 5 पीस खत्म, और 1 2 3 4 5 पीस इधर से खत्म, और 5 पीस इधर से खत्म, तो बचा बीच में 3। तो यही 3 हमारा हो जाएगा क्या, माध्यिका हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, माध्यिका। अब बोलते हैं इसका योग निकालिए, तो जोड़ दीजिए ना, 3 5 कितना होता है 8, 5 बहुलक, बहुलक और माध्यिका का योग, तो बहुलक 5 और माध्यिका 3, तो 5 3 8 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है ना, सवाल बहुत आसान सा। एक थैले में है 5 उजला और 7 काला लाल जो है गोलियां हैं, ठीक है। 5 उजला गोली है और 7 लाल गोली है। तो बोलता तो काला गोली निकालने की क्या प्रक्रिया है। अब यहाँ पे तो लगता है जादू तो नहीं खेल रहा ना, जब झोला में थैला में उजला गोली है और लाल गोली, तो काला गोली कहाँ से आया, काला जादू तो नहीं चलाया, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये तो असंभव, कभी घटना घट ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता तो काला गोली निकले, क्योंकि झोला में तो काला गोली है ही नहीं है, झोला में तो उजला गोली है और लाल गोली है, तो ये असंभव घटना है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगर बोलता लाल गोली निकालें तो 5/7/12 होता, सॉरी उजला बोलता तो, और लाल बोलता तो 7/12 होता। ठीक है, अब बोलता लाल उजला या लाल निकालने की क्या प्रक्रिया, तो उजला भी निकल सकता था और लाल भी निकल सकता था, यानी कि 12/12 उजला या लाल, तो उजला भी निकल हो सकता है, उजला निकल जाए या 12 लाल निकल जाए, तो 7/12 निकलने की संभावना है, और टोटल 12 है, तो फिर हमारा इस तरह से 1 आएगा। क्लियर है, ये तो हमारा सवाल ही खत्म हो गया। अब मुझे लगा और भी सवाल है, तो अब देखो मैंने आपको 35 मिनट 36 मिनट आपका टाइम लिया, और यहाँ पे आपका पूरा जो है मैथ का मॉडल सेट एकदम धाकड़ वाला है ना, मॉडल सेट 4 कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये मॉडल सेट पसंद आया तो मुझे कमेंट करना, आप लोग के कमेंट के हिसाब से भी मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर पर मॉडल सेट 5 बनाऊंगा, क्योंकि बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटा टाइम लगता है। ठीक है, सोचना पड़ता है कैसे सवाल बनाया जाए, कैसे आपको बताया जाए। ठीक है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे, और आपका कितना नंबर सही हुआ इस 30 में नीचे कमेंट करेंगे, अपना राय जरूर दीजिएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।